तो देखिए, आज हम लोग यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जो यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है वो है इटरेटर्स एंड रिकर्सन। इटरेटर्स एंड रिकर्सन है ना। तो सबसे पहले हम जाने कि इटरेटर्स या फिर रिकर्सन होते क्या है। इटरेटर्स या रिकर्सन होते क्या है। सब लोग रिकर्सन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। रिकर्सन डेटा स्ट्रक्चर में सब लोग पढ़े होंगे। देखिए, अगर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के बॉडी के अंदर उस फंक्शन के बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन या फिर रिपीट। इटरेटर्स या फिर इटरेशन का मतलब है रिपीटेशन। इटरेशन का क्या मतलब होता है? रिपीटेशन है ना। रिकर्सन का क्या मतलब होता है? अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। A function calls itself within the body of the function is called recursion। देखिए इसको, हम ये जानते हैं कि एक फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये हम जानते हैं और इस पे प्रोग्राम भी सॉल्व किया गया है ना। कि एक फंक्शन जो है वो अपने बॉडी के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। वो प्रोसेस तो वो नॉर्मल हो गया फंक्शन विद इन द फंक्शन या फिर नेस्टेड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, ठीक। और इटरेशन और रिकर्सन दोनों एक साथ हैं। रिकर्सन का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का क्या मतलब है कि अगर एक फंक्शन है तो जाहिर सी बात है फंक्शन के अंदर उसकी बॉडी होगी। फंक्शन के अंदर उसकी बॉडी होगी। उसी बॉडी के अंदर उसी बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए, उसी बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। क्या कहलाता है? वो रिकर्सन कहलाता है ना। तो when the function calls itself within uh, when the function call itself within the body of the function, then this is called a recursion. A function is said to be recursive if a statement within the body of the function calls itself। फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी होगी और उसी बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को अगर दोबारा कॉल कर लिया जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। वो क्या कहलाता है? रिकर्सन। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये आपका फंक्शन का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है? फंक्शन का। देखते हैं इसको। Iterators and recursion is the process of defining something in terms of itself। तो recursion is what? Recursion is the process of defining something in terms of itself। अपने आप में कुछ को डिफाइन करना वो कहलाता है रिकर्सन। इन पाइथन we know that a function can call other functions। It is even possible for the function to call itself। ऐसा भी संभव है कि फंक्शन जो है वो खुद ही को या अपने आप को कॉल करे। These types of construct are termed as recursive functions। इस टाइप के फंक्शंस जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिकर्सिव फंक्शन। वो क्या कहलाते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। द फॉलोइंग इमेज शोज द वर्किंग ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्ड रिकर्स। ये एक सिंटैक्स है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिकर्सिव फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है। रिकर्सिव फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है। फंक्शन को हम डेफ कीवर्ड से बनाते हैं, ये सबको पता है। फंक्शन को हम डेफ कीवर्ड से बनाते हैं। उसके बाद रिकर्स नाम का एक फंक्शन बनाए। अब जाहिर सी बात है फंक्शन के अंदर जाना है या फंक्शन के बॉडी के अंदर कुछ लिखना है तो हम आइडेंटेशन यूज करेंगे। और आइडेंटेशन के लिए कौन सा सिंबल हम लगाते हैं? आइडेंटेशन के लिए हम कोलन सिंबल लगाते हैं। जैसे ही कोलन लगाएंगे तुरंत हम फंक्शन के अंदर आ गए, हम सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखें। अब इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिए रिकर्स। देखो यहाँ कॉल कॉल रिकर्सिव ये दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद उस फंक्शन को हम इंप्लीमेंट किए। ये क्या है? ये रिकर्स, ये फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। क्या कहलाता है? रिकर्सन। क्यों? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। क्या है? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। क्या मतलब है इसका? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। भाई फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का मतलब ये है कि अगर हम 5 का लिख रहे हैं
तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। उसी प्रोसेस को उसी प्रोसेस को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं भाई। 5 इंटू 4 इंटू, या फिर ये भी बोल सकते हैं, क्या इसको बोला जा सकता है कि नहीं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बोला जा सकता है ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी बोला जा सकता है, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो उसी प्रोसेस को जो हम बार बार कर रहे हैं, या वही वही प्रोसेस का रिपीटिशन हो रहा है, तो वो कहलाता है रिकर्सन। वो क्या कहलाता है? रिकर्सन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, है ना। क्या है, एक फंक्शन हम डिफाइन कर लिए, मान लो फैक्टोरियल नाम का ये फंक्शन डिफाइन कर लिए, उसके अंदर एक पैरामीटर ले लिए एक्स। क्या ले लिए? पैरामीटर एक्स। ठीक। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर आना है, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर 1 है, x इक्वल्स टू 1 है, तो वो क्या रिटर्न कर दे? 1 रिटर्न कर दे। एल्स इसके अलावा कुछ हो तो वो क्या रिटर्न करे? क्या रिटर्न करे? रिटर्न x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 जो बोले हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना। तो ये रिटर्न कर देगा। तो नम इक्वल्स टू 3, हम प्री डिफाइंड नंबर ले रहे हैं, नम इक्वल्स टू 3, इसको एग्जीक्यूट करवाना है इसको, है ना। तो क्या होगा? द फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्टोरियल, और यहाँ वैल्यू क्या दे? यहाँ वैल्यू क्या दे? ये नम जो वैल्यू है ये वैल्यू दे दे नम। तो आउटपुट आएगा द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें कैसे पता चल रहा है, इसमें कैसे पता चल रहा है इस प्रोग्राम में कि इसमें रिकर्सन का यूज हुआ है? क्यों? इसमें कैसे पता चल रहा है इस प्रोग्राम में या फिर इस फंक्शन में कि रिकर्सन का यूज हुआ है? क्यों? हाउ विड how we can say that this is a recursive function, or in this program we use the concept of recursion। ये कैसे पता चल रहा है कि इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन बनाया गया है फैक्टोरियल में, इसमें रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? इसमें रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं इटरेशन एंड रिकर्सन की। इटरेशन एंड रिकर्सन। इटरेशन का मतलब होता है, इटरेशन का मतलब ही होता है रिपीटिशन, और रिकर्सन ये दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो देखते हैं इसको। देखो ये जो हम बात बोले हैं कि कैसे ये जान रहे हैं कि ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो यहाँ फैक्टोरियल है, फंक्शन के बॉडी के अंदर, फंक्शन के बॉडी के अंदर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया गया, फंक्शन के बॉडी के अंदर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया गया, तो वो प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। फंक्शन के बॉडी, ये फंक्शन है, अब जाहिर सी बात है ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लिखा गया है। अब इसी फंक्शन को, ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया गया, तो वो कहलाता है रिकर्सन। वो क्या कहलाता है? रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन। तो ये फैक्टोरियल उसी फंक्शन के बॉडी के अंदर चल रहा है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये रिकर्सिव फंक्शन है। सॉल्व करते हैं इसको। डेफ फैक्टोरियल किसका? कोई भी नंबर ले लो, एक्स ले लिए, ठीक। इफ एक्स इक्वल्स टू 1, अगर 1 रखा है तो क्या रिटर्न करे? रिटर्न कर दे उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 1, रिटर्न 1, है ना। ये हो गया। अब इसके अलावा कोई केस है, इसके अलावा कोई केस है तो वो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा। एल्स क्या रिटर्न करे? रिटर्न एक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ किसका? एक्स माइनस 1, ठीक। ये सबसे पहले ये फंक्शन बन गया, या ये पैकेट बन गया। इस पैकेट में ये इसकी बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी है। अब हम ये जाने कि क्या रिकर्सन है या नहीं है। बिल्कुल रिकर्सिव है, बिल्कुल रिकर्सिव है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, और उसी फंक्शन को यहाँ दोबारा कॉल कर दिया जा रहा है, उसी फंक्शन को यहाँ दोबारा कॉल कर दिया जा रहा है, ठीक है। बाहर आना है फंक्शन के, बस।
तो n इक्वल्स टू 3। यूजर से भी हम इनपुट ले सकते हैं, यूजर से भी हम इनपुट ले सकते हैं, बट हम यहाँ प्री डिफाइंड नंबर दे दिए हैं n। तो प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ द factorial of comma num comma is comma किसको, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और उसकी वैल्यू पास कर दें। वैल्यू कितनी है, n ही रख लेते हैं, n। ठीक, अब इसको रन करवाएं। जब भी रन करवाएंगे तो पहले सेव करेंगे इसको। आज का डेट है 19 जुलाई .py, 19 जुलाई .py। इसको रन करवाएं। ये आया फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6, फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो n इक्वल्स टू यहाँ क्या कर दे, हिंट इनपुट फंक्शन प्लीज enter the number to find the factorial। फोर आया, 4 का फैक्टोरियल क्या है, 24 है ना। तो ये आपका फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जो कि रिकर्सन को बताता है। ये एक एग्जांपल दिया गया। अब देखिए इसके आगे, अगर हमें फेबोनाची या फेबोनाची नंबर प्रिंट करना है तो उसमें भी रिकर्सन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अगर हमें फेबोनाची या फेबोनाची नंबर प्रिंट करना है, फेबोनाची सीरीज या सीक्वेंस प्रिंट करना है, तो उसमें भी हम रिकर्सन का फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें भी किसका फॉर्मूला लगाते हैं, रिकर्सन का, है ना। तो देखते हैं फेबोनाची क्या होता है। फेबोनाची नंबर क्या है, फेबोनाची नंबर का मतलब ये है, फेबोनाची या फेबोनाची नंबर का मतलब ये है कि पहला नंबर जीरो होगा, पहला नंबर जीरो होगा और दूसरा नंबर वन होगा। पहला नंबर जीरो और दूसरा नंबर वन। उसके बाद जो नंबर है, उसके बाद जो नंबर है, जस्ट उसके पहले के दोनों, उसके पहले के दोनों नंबर्स का सम जो है वो नेक्स्ट नंबर होगा। जैसे अगर जीरो है फिर वन है, जीरो है वन है, फिर अगर हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है तो वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो इज टू, फिर नेक्स्ट नंबर निकालना है टू प्लस वन इज थ्री, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, है ना। ये फेबोनाची या फेबोनाची सीरीज होता है। देखते हैं अब रिकर्सिव फेबोनाची। A Fibonacci sequence is a sequence of integers which first two terms are 0 and 1 and all other terms of the sequence are obtained by adding their preceding two numbers। क्या बोल रहा है इसमें, A Fibonacci sequence is a sequence of integers which first two numbers are 0 and 1, जिसका पहला और दूसरा नंबर क्या है, 0 and 1, and all other terms of the sequence are, और जो टर्म्स होते हैं ऑब्टेन्ड बाय एडिंग देयर प्रीसीडिंग टू नंबर्स, जस्ट उसके पहले के दो नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0 1, फिर ऐड किए 1 प्लस 0 इज 2, सॉरी 1 प्लस 0 इज 1, फिर 2 निकालना है तो 1 प्लस 1 इज 2, फिर 2 प्लस 1 इज 3 5 एंड 13 एंड सो ऑन। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं फेबोनाची सीरीज का। प्रोग्राम शोइंग रिकर्सन, बार बार वही स्टेप फॉलो हो रहा है, बार बार वही स्टेप फॉलो हो रहा है। क्या कि बार बार वही स्टेप फॉलो हो रहा है, क्या कि लास्ट टू, जस्ट उसके प्रीसीडिंग्स के टू नंबर्स का सम वही क्या होगा, वही उसका नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर का सम होगा। तो एक हम फंक्शन डिफाइन किए, एक फंक्शन डिफाइन किए जिसको रिकर फिबो नाम से डिफाइन किए हैं। उसके अंदर जो पैरामीटर पास किए हैं वो n है, n है। इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n है
तो वो क्या है, वो रिटर्न कर दे वही नंबर, वही रिटर्न कर दे, ठीक। एल्स इसके अलावा कोई केस है तो रिटर्न रिकर फेबोनाची ऑफ n-1 प्लस रिकर फेबोनो ऑफ n-2, इसी को, इसी का n-1th टर्म प्लस n-2, ये दोनों हम ऐड कर दें, ये दोनों ऐड कर दें, ठीक है। तो क्या है, तो तो अब अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ये जाने कि क्या इसमें रिकर्सन है या नहीं है, क्यों रिकर्सन है या नहीं है। रिकर फेबो ये है, रिकर फेबो यहाँ भी उसी फंक्शन के बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें रिकर्सन का प्रोसेस है, रिकर्सन यूज हुआ है, ठीक। अब देखिए, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, हम यूजर से इनपुट ले लिए, एन टर्म्स इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन हाउ मेनी टर्म्स इंटीजर, check if the numbers of terms is valid. If n terms is less than or equals to 0, enter print please enter a positive integer, please enter a positive else print Fibonacci sequence for I in range n terms, print recur fibo of I, ठीक है। अब वो रेंज फंक्शन में n टर्म्स तक जा रहा है और उसी के ये वाला प्रोसेस करके, ये वाला प्रोसेस करके एक एक नंबर प्रिंट होता चला जाए, एक एक नंबर प्रिंट होता चला जाए, ठीक। तो ये होगा फेबोनाची नंबर, ये क्या होगा, फेबोनाची नंबर, जो क्या शो कर रहा है, रिकर्सन शो कर रहा है, ठीक है। तो यूजर से हाउ मेनी टर्म्स 10, फेबोनाची सीक्वेंस ये आ गया 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। तो ये भी एक फेबोनाची नंबर है। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जिसको हम बोलते हैं टावर ऑफ हेनोई। टावर ऑफ हेनोई, टावर ऑफ हेनोई क्या होता है, टावर ऑफ हेनोई क्या होता है, ये सब लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टावर्स ऑफ हेनोई। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन विच recursion is shown, in which recursion is used. So तो देखिए, टावर्स ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम क्या है, टावर्स ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम क्या है। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम ये कहता है, टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम ये कहता है कि हमारे पास एक टावर है, एक टावर है जिसपे कुछ डिस्क रखे हुए हैं, जिसपे कुछ डिस्क रखे हुए हैं, और डिस्क रखने की प्रॉपर्टी ये है, डिस्क रखने की प्रॉपर्टी ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट डिस्क है, जो सबसे लार्जेस्ट या फिर जो सबसे बड़ा साइज में है, वो सबसे नीचे रखा हुआ है, वो सबसे नीचे रखा हुआ है, फिर उससे छोटा उसके ऊपर, फिर उस सबसे छोटा, फिर उससे छोटा उसके ऊपर, फिर उससे छोटा उसके ऊपर एंड सो ऑन, और सबसे छोटा सबसे ऊपर। ये टावर ऑफ हेनोई का इनिशियल इनिशियल कंडीशन है। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि एक टावर से हमें दूसरे टावर पे, एक टावर से हमें दूसरे टावर पे सारे डिस्क को मूव करवाना है, सारे डिस्क को मूव करवाना है। और ये कंडीशन ये है, और ये कंडीशन ये है कि जो डिस्क है, जो डिस्क है वो उसी ऑर्डर में होने चाहिए जो पहले वाले रॉड पे, जो पहले वाले पोल पे या पहले वाले रॉड पे थे। मतलब कि प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सबसे लार्जेस्ट सबसे नीचे, उससे बड़ा उसके ऊपर, सबसे छोटा सबसे ऊपर, और एक बार में केवल एक ही डिस्क मूव होगा। एक कंडीशन ये भी है कि एक बार में केवल एक ही डिस्क मूव होगा, ठीक। तो अब देखिए, अब अगर हमें टावर ए से, टावर ए से टावर सी पे मूव करवाना है, ये डायग्राम भी शो कर रहा है, टावर ए से टावर सी पे मूव करवाना है, और कंडीशन ये भी है कि एक बार में केवल एक ही डिस्क मूव होगा, एक बार में केवल एक ही डिस्क मूव होगा। तो फिर
तो फिर क्या है, तो भाई अब जब एक बार में एक ही डिस्क मूव करेंगे और ये भी दिक्कत है और ये भी दिक्कत है, तो जो सबसे लार्जेस्ट है वो सबसे नीचे, तो कहाँ ये ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी पोल के सहायता के हम दूसरे पोल पे मूव करवा दें? क्या ये दोनों पोल से ही पॉसिबल है क्या कि ए से सी पे हम डायरेक्ट मूव करवा दें? ए से सी पे हम डायरेक्ट मूव करवा दें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक एक को मूव करवाना है तो हमें एक कोई ऐसा लेना पड़ेगा, हमें कोई एक ऐसा लेना पड़ेगा रॉड जिसकी हम सहायता ले सके। तो उसी हेल्प के लिए या उसी सहायता के लिए एक इमेजनरी रॉड ले लिया गया है जिसको हम बी बोल रहे हैं। एक इमेजनरी रॉड ले लिया गया है जिसको क्या बोला जा रहा है? बी। ठीक। तो अब टावर्स ऑफ हेनोई क्या है? टावर्स ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम ये है, टावर्स ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक टावर पे कुछ डिस्क हैं, वो ऐसे ऑर्डर में है कि सबसे लार्जेस्ट सबसे नीचे, उससे स्मॉलेस्ट उससे ऊपर, उससे स्मॉलेस्ट उससे ऊपर, एंड सो ऑन। उन्हीं उन्हीं डिस्क को हमें सेम ऑर्डर में किसी दूसरे डिस्क पे मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ एन इमेजनरी रॉड। ठीक है, ये टावर्स ऑफ हेनरी का प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसको। Tower of Hanoi is a mathematical puzzle where we have three rods, and Tower of Hanoi is a mathematical puzzle where we have three rods and n disk। तीन रॉड हैं और n डिस्क दिए हुए हैं। नंबर ऑफ डिस्क कोई कंफर्म नहीं है कितने डिस्क होंगे। The objective of the puzzle is to move the entire stack to another rod obeying the following simple rule। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे स्टैक को या फिर सारे ढेर को या फिर सारे डिस्क को एक रॉड से दूसरे रॉड पर मूव करवाना है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। एक बार में केवल एक ही डिस्क मूव करेगा। Each move consists of taking the upper disk from one of the stack and placing it on top of another stack. That is, disk can only be moved if it is the uppermost disk on a stack। स्टैक की प्रॉपर्टी होती है कि वही एलिमेंट मूव हो सकता है या वही एलिमेंट डिलीट हो सकता है जो स्टैक के टॉप पे हो। तो इसमें भी यही करना है कि जो टॉप डिस्क का जो टॉप पोजीशन होगा वहीं से हमें एलिमेंट को मूव करवाना है। नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क। एक प्रॉपर्टी ये भी है, नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क, कि कोई छोटा डिस्क स्मॉलर डिस्क के ऊपर कोई दूसरा डिस्क प्लेस्ड नहीं हो सकता। Note, transferring the top n-1 disk from source rod to auxiliary rod can again be thought of as a fresh problem and can be solved in the same manner। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। ठीक है, एक बार हम डिस्क को मूव करवा दिए, फिर एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, फिर दूसरे बार डिस्क को मूव करवाएं, वो एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, एंड सो ऑन। तो ये क्या है? तीन डिस्क हैं, एक रॉड ए है, ए से हमें सी पे मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी रॉड बी। तो हम क्या करें, ए से एक डिस्क को सी पे मूव करवाएं, ए से एक डिस्क को सी पे मूव करवाएं, फिर क्या है, फिर ए से एक डिस्क को बी पे मूव करवाएं, ए से एक डिस्क को बी पे मूव करवाएं, फिर जो सी वाला डिस्क है उसको बी पे मूव करवाएं। हर जगह वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, हर जगह वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक से मतलब हम टॉप से स्टैक को मूव करवा रहे हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि हर पोल पे ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो अपर डिस्क है वो हमेशा लोअर के नीचे रहे, जो लार्जर डिस्क है वो हमेशा लोअर के नीचे रहे।
तो सी से बी पे मूव करवाएं। अब ये सबसे बड़ा वाला ए पे है, सबसे बड़ा वाला ए पे है, हमें ए से सी पे सारे डिस्क को मूव करवाना है। तो देखिए अब हम मूव करवा दिए ए से सी पे, ए से सी पे। तो जो सबसे बड़ा वाला डिस्क है, जो सबसे बड़ा वाला डिस्क है वो किस पे आ गया, वो सी पे आ गया, वो सी पे आ गया। ठीक है, एक चीज ये, एक हमें एक डिस्क मूव हो गया, एक डिस्क मूव हो गया। अब फिर हमें बी वाला लाना है जो बी में सबसे नीचे है। ठीक, तो क्या करें, बी वाला जो स्मॉलर है, ये ए खाली है, ए पे मूव करवा दे। तो बी से ए पे मूव हो गया, बी से ए पे मूव हो गया। अब जो सेकंड लार्जेस्ट है वो बी पे है, सेकंड लार्जेस्ट है वो बी पे है, तो इसको हम कहाँ मूव करवाएं, बी से सी पे, इसको बी से सी पे। तो बी से सी पे आया, आया। अब ए क्या है, अब ए एकदम ए एक ही है, ए एक ही है, और सी पे हमें मूव करवाना है, और सी पे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी भी सही है, सबसे बड़ा आ गया उससे छोटा आ गया। तो ए से सी पे हम डायरेक्ट मूव करवा दिए, ए से सी पे हम डायरेक्ट मूव करवा दिए। तो क्या आ गया, सबसे लार्जेस्ट, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा है। ये है टावर्स ऑफ हैनोई का प्रॉब्लम। ये क्या है, टावर्स ऑफ हैनोई का प्रॉब्लम। देखिए क्या, कैसे हम इसको मूव करवाएं, क्या दे रहा है, कैसे हम मूव करवाएं, क्या दे रहा है ये। क्रिएट फंक्शन हैनोई दैट टेक्स द नंबर ऑफ डिस्क एन एंड द नेम्स। अच्छा पहले इसको ये देखा जाए, पहले इसको पढ़ लिया जाए। क्रिएट फंक्शन हैनोई that takes the number of disk n and the names of the source, auxiliary and target pegs as, pegs का मतलब वही rod, pegs as arguments। source का मतलब कि जहां से स्टार्ट हो रहा है, auxiliary का मतलब कि imaginary pole है ना, एंड टारगेट का मतलब क्या है, टारगेट पोल जहां पे हमें डिस्क को प्लेस्ड करना है। द बेस केस इज व्हेन द नंबर ऑफ डिस्क इज 1, in which case simply move the one disk from source to target and return। सबसे बेसिक केस क्या है, जब जब n इक्वल्स टू 1 हो तो क्या हम उसको करें, ए से सी पे मूव करवा दे डायरेक्ट, बी की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा कोई केस है तो क्या है, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स पेग टू ऑक्सिलरी पेग यूजिंग द टारगेट पेग एज द ऑक्सिलरी। मूव n-1 डिस्क, हम n-1 डिस्क को मूव करवाएंगे सोर्स से ऑक्सिलरी पे यूजिंग द टारगेट पेग एज द ऑक्सिलरी। मूव द वन रिमेनिंग डिस्क ऑन द सोर्स टू द टारगेट, मूव द वन रिमेनिंग डिस्क ऑन द सोर्स टू द टारगेट। ठीक है, जो एक रिमेनिंग डिस्क बच रहा है उसको हम सोर्स से टारगेट मूव करवाएंगे, उसको सोर्स से टारगेट मूव करवाएंगे। फिर नीचे आ गए, मूव द n-1 डिस्क ऑन द ऑक्सिलरी पेग टू द टारगेट पेग यूजिंग द सोर्स पेग एज द ऑक्सिलरी। तो क्या है, मूव द n-1 डिस्क ऑन द सोर्स पेग टू द टारगेट पेग, सोर्स ऑन द ऑक्सिलरी पेग टू द टारगेट पेग, ऑक्सिलरी से टारगेट पे मूव करवाएंगे और सोर्स को बीच पे रखेंगे। देखते हैं अब इसको, ये देखते हैं, ये ज्यादा समझ में आएगा ये वाला चीज। टावर अगर हम 3 एलिमेंट्स के लिए ले रहे हैं, 3 डिस्क के लिए हम टावर्स ऑफ हैनोई सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है, सोर्स ए है, टारगेट सी है, ऑक्सिलरी क्या है, बी, ये रॉड है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो ये वाला केस तो है नहीं, बेस्ट केस ये नहीं है। मूव n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू टारगेट, ऑक्सिलरी टू टारगेट, ऑक्सिलरी क्या है, बी है, क्या है, हैनोई हम कॉल करेंगे टू ऑक्सिलरी टू टारगेट। one disk from source to target and move n-1 disk from source peg to auxiliary peg। सोर्स से ऑक्सिलरी, सोर्स ए है और ऑक्सिलरी क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, टू, सोर्स इज ए और टारगेट ऑक्सिलरी क्या है, बी, उसको लास्ट में रखेंगे, उसको टारगेट बना के, और उसके बाद सी बीच में रखेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर क्या दे रहा है, मूव द वन रिमेनिंग डिस्क ऑन द सोर्स टू द टारगेट, सोर्स टू टारगेट मतलब ए से लेके सी तक, ए से लेके सी। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है मूव n-1 डिस्क ऑन द ऑक्सिलरी पेग टू द टारगेट पेग, ऑक्सिलरी से टारगेट मतलब बी से सी बीच में ए, टू बी से सी बीच में ए। ठीक है,
फिर इसी प्रॉब्लम को ये एक नया प्रॉब्लम बन गया, अब इसी से वही पिछले को सॉल्व करेंगे, फिर ये एक नया प्रॉब्लम बन गया, इसी से उस पिछले के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करेंगे। तो ये आपका टावर्स ऑफ हेनोई प्रॉब्लम है। क्या है? टावर्स ऑफ हेनोई प्रॉब्लम।